एक घने जंगल के पास बनी एक झोपड़ी में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो हर समय किसी की भी मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। उसे लगता था माधव दूसरों की मदद करने के बदले कभी कुछ नहीं लेता। अगर वो मदद करने के बदले लोगों से कुछ मांग करेगा तो वो दोनों 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं और किसी की मदद करने के बदले में की गई मांग कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन माधव अपनी पत्नी को इसके जवाब में कभी कुछ नहीं कहता था। एक रात जब माधव अपनी पत्नी के साथ अपनी झोपड़ी में सो रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर बैठ गया। उसके उठते ही उसकी पत्नी भी उठ गई। वो जैसे ही माधव से उठने का कारण पूछने लगी कि तभी बाहर से फिर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। कहाँ जा रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने? कोई बेचारा मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद के लिए बाहर जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो दीवार पर टंगी घड़ी को देखकर कहती है, समय देख रहे हो? आधी रात हो रही है और इतने घने जंगल में चोरों चक्के के अलावा और कौन हो सकता है? इस वक्त जरूरी तो नहीं कि कोई चोरों चक्के हो सकता है कोई राहगीर राह भटक गया हो और कोई जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा रहा हो। अगर मैं नहीं गया तो उसकी जान जा सकती है। तुमने कौन सी मेरी बात कभी मानी है जो अब सुनोगे? उसकी जान की परवाह है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तभी बाहर से एक बार फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मैं अभी तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता, मुझे अभी उसके पास जाना ही होगा। माधव की पत्नी अपना सर पकड़ लेती है और माधव वहाँ से चला जाता है। माधव रात के अंधेरे में उस आवाज की तरफ चला जा रहा है। उसे रह रहकर किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। माधव की पत्नी दरवाजे को अंदर से बंद करके खिड़की के पर्दे से झांक कर देख रही है कि माधव किसकी मदद करने जा रहा है। माधव बहुत दूर तक चलता जाता है। अब वो चिल्लाने वाले की आवाज को साफ साफ सुन सकता है, लेकिन उसे अभी भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अरे भाई, कौन हो? सामने आओ, मैं केवल तुम्हारी आवाज सुन पा रहा हूँ, मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अरे अपने पीछे देखो। माधव पलटकर पीछे देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। मैं अभी भी तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, कौन हो? कहाँ हो तुम? इतना कहकर माधव थोड़ा आगे चलने लगता है। नहीं नहीं, आगे मत आओ। माधव वहीं रुक जाता है। तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम भी मेरी तरह इस दलदल में फंस जाओगे। माधव 2 कदम और पीछे हो जाता है। अब वो ध्यान से नीचे की तरफ नजर घुमाता है। उसे दलदल में लगभग पूरी तरह से समा चुके आदमी का सर दिखता है। माधव बिना घबराए अपना डंडा उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो देखता है कि डंडा छोटा है। तो वो फटाफट इधर उधर भागकर किसी चीज की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो बिना कुछ सोचे समझे तपाक से एक पेड़ की टहनी पर चढ़ जाता है। वो इस तरह से एक से दूसरे की तरफ और दूसरे से तीसरे की तरफ और तीसरे से चौथे पेड़ तक पहुंचकर उस डूबते आदमी को अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेता है। माधव और वो कीचड़ से लथपथ आदमी जंगल के पास वाले खेत में पहुंचते हैं। वहां माधव उस आदमी को पानी से नहलाता है और फिर वो दोनों माधव के घर पहुंचते हैं। माधव की पत्नी, जो कि अभी भी पर्दे के पीछे से माधव और उस आदमी को देख रही थी, अब दरवाजा खोलती है। माधव अंदर जाते ही तुरंत उस आदमी को अपने कपड़े बदलने के लिए देता है और अपनी पत्नी से उसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए कहता है। माधव की पत्नी रसोई में देखती है, सब बर्तन खाली पड़े हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो आदमी देखता है कि माधव के घर खाने तक को कुछ नहीं है और फिर भी वो किसी अनजान व्यक्ति की मदद के लिए आधी रात तैयार हो गया। वो व्यक्ति माधव के पैर छूता है
माधव ये देखकर सकते में आ जाता है। अरे श्रीमान, ये क्या कर रहे हैं आप महान हैं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी मेरी जान बचाई। आपने जंगल से लेकर आपके घर जाने तक मुझसे एक सवाल नहीं किया, जानना नहीं चाहा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और इतनी रात अंधेरे जंगल में क्या कर रहा था। आपको बस परवाह थी एक जिंदगी की, कि बस किसी तरह वो बच जाए। आप सचमुच बहुत महान हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया श्रीमान, आपको जिंदगी मिली है और जीने का अधिकार भी। जब तक नसीब में है, हमसे हमारी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। ये बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मैं एक साहूकार हूँ और मेरा नाम बसंत है। मैं बहुत ही धनवान परिवार से हूँ, लेकिन मैंने कभी जीवन को इतना मूल्यवान नहीं समझा जितना आज समझ पाया हूँ। मैं एक निर्धन व्यक्ति की बेटी की शादी से अपना बकाया वसूल कर लौट रहा था। राज्य मार्ग पर किसी गंभीर दुर्घटना का पता चला तो मैंने सोचा मैं जंगल के रास्ते चला जाता हूँ। मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ घुमाया, मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अब इतनी रात कोई साधन तो मिला नहीं, तो मैंने सोचा पैदल ही चला जाए। और तभी रास्ते में मुझे बाघ की आवाज सुनाई दी और मैं बेलगाम इधर उधर भागता रहा। बाघ को बिना देखे इतना डर, सोच रहा था अगर वो सामने आ गया तो। बस इसी उलझन में जाने कब दलदल में जा गिरा। वहाँ मुझे मेरे कर्मों का ध्यान आया। लगा मैंने हमेशा सबका दिल दुखाया है और मेरा अंत ऐसा ही होना चाहिए। मगर दिल और दिमाग की इस लड़ाई में मेरा दिमाग और जोर जोर से चिल्लाने लगा और आप आ गए। मैंने कभी किसी का एक आना भी माफ नहीं किया, लेकिन आज मैं अपनी सारी संपत्ति आपके नाम करता हूँ और अब मैं ये मनुष्य जीवन को केवल धन के लिए व्यर्थ नहीं कर सकता। इतना सुन माधव और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी मूल्यवान है। इसे केवल धन के लिए व्यर्थ करना समझदारी नहीं। हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या पता किसी की जिंदगी आपकी एक मदद से क्या मोड़ ले ले। ये कहानी दरियागंज के बहुत पुराने इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी महिला की कहानी है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अकेले होने की वजह से उसके पास पड़ोस के लोग अक्सर उसकी मदद कर दिया करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से वहाँ की आबादी भी कम थी। दिन के समय वहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को उनके घर खेलने के लिए भेज दिया करती थी। सभी बच्चे उन्हें नानी कहकर पुकारा करते थे। एक दिन बच्चे नानी के घर के अंदर खेल रहे थे। नानी चश्मा लगाए उन्हें देख रही थी और मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। तभी अभिषेक और विजय उनके पास आकर उनसे पूछने लगे कि वो कौन सा गाना गा रही हैं। नानी, जरा जोर से गाओ ना। हाँ नानी, थोड़ा जोर से गाओ ना, हमें भी तो पता चले आपके जमाने में कैसे गाने होते थे। अरे मैं कहाँ गा पाऊंगी बेटा, मैं तो बस यूं ही कुछ याद आ गया था तो बस गुनगुना रही थी। हमें बताइए ना, आपको क्या याद आ गया था। हाँ हाँ नानी, आप तो हम सब के बारे में सब कुछ जानती हैं, कभी अपने बारे में कुछ बताइए ना। अभिषेक जोर से चिल्लाकर अपने बाकी दोस्त जो कि अलग खेल रहे थे उन्हें अपने पास बुला लेता है। रानी, मधु, राजन, मनी, सब इधर आओ। हम सब हमेशा से जानना चाहते थे ना नानी के बारे में। आज नानी हम सबको बताने वाली है। अरे रुको बेटा, मैंने कब कहा कि मैं तुमको कुछ बताने वाली हूँ। तभी बाकी बच्चे दौड़कर नानी के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। नानी कहती है, अब जब तुम सब इतनी जिद कर रहे हो तो रुको। इतना कहकर वो कुछ ढूंढने लगती हैं। उनको कुछ ढूंढते हुए देख बाकी बच्चे भी कुछ ढूंढने लग जाते हैं। तभी मणि पूछता है, हम सब नानी की मदद के लिए कुछ ढूंढ तो रहे हैं, मगर किसी को पता है
ये आखिर ढूंढना क्या है? तब नानी बच्चों से कहती हैं, अरे आज तो तुम सबको ठीक से देखा ही नहीं है। पहले तुम मेरा चश्मा ढूंढ दो, तुम सबको देख लूं, तब हम ढेर सारी बातें करेंगे। नानी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तब मधु नानी के सिर पे लगे चश्मे को उतार कर नानी को पहनाती है। सभी ये देखकर हंसने लगते हैं। तब रानी कहती है, नानी इस बार तो हमें सच में लगा कि आपका कुछ गुम हो गया है और हम सब बिना सोचे समझे आपकी मदद करने लगे। देखो ना, पहले पता होता कि आप चश्मा ढूंढ रही हैं तो कब का आपको ढूंढ कर दे दिया होता। नानी आप ये गलती रोज करती हैं। रोज चश्मा सिर पर लगा लेती हैं और हम आपके सिर से उतार कर आपकी आंखों में पहनाते हैं। अगर मान लो कभी हम में से कोई आपकी मदद के लिए नहीं पहुंचा तो अब आप याद रखा कीजिए कि आपका चश्मा हमेशा आप अपने सिर पर लगाकर भूल जाती हैं। सभी बच्चे फिर से नानी को अपनी कहानी सुनाने के लिए जिद करने लगते हैं। तभी बाहर से कुछ गाने बजने वालों की आवाजें आने लगती हैं। सभी बच्चे बाहर की ओर दौड़ते हैं। अरे झांकी आई, झांकी आई। नानी अपने घर में अकेली रह जाती हैं। वो अपने घर में इधर उधर घूमते हुए अपना चश्मा फिर से अपने सिर पर लगा लेती हैं और घर के काम करने लगती हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। नानी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती है और खड़े इंसान को ठीक से देख नहीं पाती। वो इधर उधर अपना चश्मा ढूंढने लगती हैं। तभी सामने खड़ा व्यक्ति उनके सिर से चश्मा उतारकर उनकी आंखों में पहना देता है। चश्मा पहनते ही नानी उस व्यक्ति के गले लग जाती है। ये व्यक्ति उनका बेटा है जो अपने परिवार सहित उन्हें अपने साथ ले जाने आया है। माँ बहुत हो गया, कब तक ऐसे यूं ही अकेले रहेंगी आप? चलिए हमारे साथ। हाँ माताजी, इस बार आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम लोगों की बातें तो ठीक है बेटा, लेकिन ये तुम्हारा पिताजी का घर है, उनकी यहाँ यादें बसी हैं। माँ ये घर हमारा ही है, हम यहाँ आते जाते रहेंगे, लेकिन इस बार आप हमारे साथ चलिए। लेकिन माताजी, बुजुर्गों के बिना घर अधूरा होता है। हमारा घर आपके बिना अधूरा है, आप हमारे साथ चलिए ना। नानी दोनों की बातें सुनकर अंदर जाती हैं और अपने हाथ में एक तस्वीर लेकर आती हैं। चलो बेटा, अब मैं अकेली तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। सभी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं।